Hey guys, welcome back to Nayak classes. This is Aditya Nayak. उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे, चिल मार रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बावड़ा यात्रा का आप सभी को शुभकामनाएं। ये जो कार्ड फेस्टिवल होता है ना, उड़ीसा का फेमस कार्ड फेस्टिवल, इसका सेकेंड यात्रा है, मतलब रथ यात्रा बोलते हैं ना, तो सेकेंड रथ यात्रा है, उसको बावड़ा यात्रा बोलते हैं। तो उसके आने का शुभकामनाएं आपको भी और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी। तो May Lord Jagannath bless you all and your family members also and with lots of happiness prosperity। पहले तो आपको जगन्नाथ जी अच्छे मार्क्स से ब्लेस करें, ठीक है। अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। मेहनत भी स्मार्टली करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि आप मजदूरों जैसा मेहनत करेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। मैंने आपको सारा बेसिक्स आपको क्लियर करवा दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक मिनट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारे बेसिक्स और सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। बस एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख लिया था। आज मैं आपको पहले दिखा दूंगा वो कॉन्सेप्ट जो आखिरी टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, मतलब मिस हो गया था, वो मैं पहले सिखा दूंगा आपको, मतलब दिखा दूंगा आपको। फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 करेंगे, ठीक है। आज हम 4.1 एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अप्रोच लगाना है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ के समझ के सॉल्व करना है। आप इसमें ना आपका पूरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें क्वेश्चन लिखा है, आंसर नहीं लिखा बस, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मैं आंसर भी लिख के लाया कि आंसर भी देख के करूँगा, नहीं करूँगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर मैं खुद करूँगा, ठीक है। तो भरोसा नहीं हुआ तो देख लो। पहले तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू टॉपिक्स टू टीच, यानी जो कल मैं जो पढ़ा रहा था आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ नहीं था, इसीलिए मैं ग्राफ छूट गया था, मैं आपको ग्राफ दिखा दूंगा अभी। तो पहले तो हाउ टू टीच वाला टॉपिक देख लो, फिर यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, इतना बस इतने ही क्वेश्चन है। दो तीन क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, आपको समझ आएंगे, ठीक है। मैं चाहूँगा तो अभी 4.1, 4.2, 4.3 तीनों एक्सरसाइज एक साथ में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन मेरे को वन शॉट नहीं बनाना है, हम पार्ट करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अब चलेंगे 4.1 एक्सरसाइज की तरफ। 4.1 एक्सरसाइज को जाने से पहले मैं आपको सिखा दूंगा वो जो टॉपिक छूट गया था, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मैं यहाँ पे आपको पहले ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसे फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, तो उसके ग्राफ बेसिकली आपको ऐसे ही याद रखना है। ऐसे हमने क्वाड्रेंट ले लिया, उसके ग्राफ जो बनेगा ना, वो ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं यू शेप्ड कर्व। कर्व देख रहे हो ना, ये यू शेप्ड कर्व है, इसको बोलते हैं पैराबोला। कौन सा बोला, पैराबोला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक कर्व होता है, ठीक है। तो ये जो यू शेप्ड का कर्व है इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। पैराबोला ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, पैराबोला नीचे की तरफ भी मुड़ा, इसको बोलते हैं ओपन पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, यानी ऊपर की तरह इसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है। ये ऊपर की तरह मुंह कब, ये तो बेसिकली हमने देख लिया कि ये पैराबोला जो है यू शेप का कर्व है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। ये ऊपर की तरह कब होगा और नीचे की तरह, ऐसे भी तो पैराबोला हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हो ना, x² का जो कोफिशिएंट है यानी a, इसी से ही हम पैराबोला का मुंह मतलब किस तरफ खुलेगा ये हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी पैराबोला ऐसे है तो आप समझ लेना, सॉरी, कोई भी इक्वेशन का अगर जो x² का कोफिशिएंट a है, अगर पहला केस, अगर a जो है x² का कोफिशिएंट वो अगर 0 से बड़ा है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, पैराबोला ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ, ठीक है। सेकंड केस में क्या पढ़ देखेंगे, इफ a इज लेस देन 0, अगर a 0 से छोटा हो गया तो पैराबोला क्या होगा, तो पैराबोला क्या होगा, पैराबोला से नीचे की तरफ, यानी ओपन डाउनवर्ड्स, यानी नीचे की तरफ उसका मुंह खुला रहेगा, ठीक है। अगर a 0 से छोटा है तो नीचे की तरफ मुंह होगा उसका, अगर a 0 से बड़ा है तो ऊपर की तरफ होगा। राइट साइड में भी होगा, लेफ्ट साइड में, यानी ऐसे और ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये आपको अभी फिलहाल के लिए कोई मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये दोनों याद कर रखो, ठीक है। a अगर 0 से बड़ा है, हाँ राइट, आप ये भी याद रख सकते हो, अगर a 0 से बड़ा है तो राइट साइड में मुंह खुलेगा, अगर a 0 से छोटा है तो लेफ्ट साइड में मुंह खुलेगा, बस इतना ही आप याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब चलेंगे एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। किसकी तरफ, 4.1 एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का करा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको सिखा दूंगा मैं मोस्टली क्वेश्चंस कर लूंगा, आपके लिए 2-3 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, वो होमवर्क रहेंगे आपके लिए, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया। पहला क्वेश्चन दिया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, यानी कि हमें इक्वेशन दिए हैं, उनको हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, हमें कैसे चेक करेंगे, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है ax² + bx + c = 0। इसी फॉर्म में अगर हो रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस इसको हमें चेक करना है। तो इसमें से मैं 6 या 8 नंबर दिए हैं, तो मैं इसमें से 4 नंबर तक 4 तो बीट कर दूंगा आपके लिए और 4 बीट छोड़ दूंगा। ठीक है, आप करो। ठीक है होमवर्क। तो पहला यहाँ पे दिया है x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। ठीक है, तो मैं यहीं से ही देख के बता दूंगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे x + 1 इसका स्क्वायर है तो हाईएस्ट पावर 2 में ही है, तो ये होगा। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको चेक करना है। चेक आप कैसे करोगे ये मैं आइए सिखाता हूँ। तो इसको आपको बेसिकली क्या करना है, इसको आपको ना ब्रैकेट को ओपन करना है, यानी इसको अलजेब्रा को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, x के बारे में नहीं लिखना है, बस आपको इसको एक्सपैंड कर देना है, एक्सपेंशन करना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो पहले तो x + a का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो a² यानी x² + 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × a × b। ठीक है, तो 2 1 2 होता है तो 2x हो गया। ठीक है, x + 1 का होल स्क्वायर करें तो इतना हो गया, फिर 2 × x 2x - 2 × 3 6। ठीक है, तो इसको अब एक साइड पे ले आओ, x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस इधर 2x है, उस तरफ क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, -6 इधर है, इस तरफ के +6 हो जाएगा = 0। ठीक है, x² प्लस देखो यहाँ पे 1 और 6 कांस्टेंट टर्म है तो ये मिलके हो जाएंगे 7, 2x - 2x कैंसिल हो गए। ठीक है, = ये रहा 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आपको क्या लग रहा है, x² + 7 = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आप बोलोगे कि नहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ax² + bx + c के टर्म = 0 के टर्म्स में नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ax² है प्लस c है, लेकिन bx जो बीच वाला टर्म है, मिडिल टर्म है, वो गायब है। अगर गायब है तो इसको हम कैसे करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आपको ये लग रहा होगा लेकिन ये गलत है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, आंसर क्या होगा, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं टिक मार दूंगा, जो टिक मारूंगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जो नहीं क्रॉस मारूंगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे, आप बोलोगे कैसे, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है ax² + bx + c = 0। ये फॉर्म में लाना चाहिए। यहाँ पे ax² है, c है, लेकिन bx तो गायब है, सिर्फ bx ही गायब है ना। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल फॉर्मूला लिखाने के टाइम पे ये कहा था कि कोई भी अगर इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें कंडीशन गिवन था a is not equal to 0, यानी हमेशा a का वैल्यू 0 के साथ इक्वल नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, 0 के साथ इक्वल नहीं होगा, बाकी b और c 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो b और c 0 हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अगर मान लो मैं ये इक्वेशन को ऐसे लिखूं x² प्लस x + 7, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं क्या करूंगा, b को 0 मान लूंगा अगर, तो 0 को bx यानी 0 × x हो जाएगा, तो ये होल टर्म 0 हो गया। हाँ हो गया, यहाँ पे b 0 हो सकता है तो b 0 हो गया, तो इसीलिए क्या क्या बन गया, x² + 7 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन दिया है बीट 3, ये तीसरा बीट में कर रहा हूँ, x - 2 × x + 1 = x - 1 x + 3 = x - 1 × x + 3। आप इसको डायरेक्ट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल नहीं पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सपांड करो। एक्सपांड कैसे करेंगे देख लो, x को एक बार x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को एक बार x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, वैसे ही x को मैं
x प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करूंगा -1 को, फिर मैं x प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वरना मैं मुंह में कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। इतना कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन कर दो, ये स्टेप को आप स्किप कर जाओगे, ठीक है। तो टाइम बच जाएगा आपका। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वन एक्स -2 इंटू एक्स -2x -2 प्लस 1 ये -2 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x प्लस थ्री कितना हो जाएगा, सॉरी x प्लस थ्री नहीं, x इंटू प्लस थ्री कितना हो जाएगा +3x -1 इंटू एक्स -x -1 इंटू थ्री -3। अब आप एक तरफ ले जाओ, बात दूसरे साइड में, मतलब LHS में सब कुछ ले आओ, RHS में 0 पुट कर दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखो कट जा रहा है, प्लस प्लस में तो कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस एक्स को प्लस एक्स रह गया -2x, फिर यहाँ पे देखो 3x को इधर +3 है तो इधर आके -3x हो जाएगा, यहाँ पे -x है तो इधर आके +x हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये दोनों चले गए, यहाँ पे क्या बचा, और यहाँ पे बच गया -2, वहाँ से आ गया -3 सब आएगा तो +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आप देखो x -2x, तो x -2x -x हो जाएगा, -x -3x -4x प्लस x, तो ये हो जाएगा -3x, यानी 3 2 5 -5x x प्लस x 2x -5x -2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो ये हो रहा है 2x -5x कितना होता है -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं, यानी सिर्फ x है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें पावर 2 नहीं है x का, ठीक है। तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब चलते हैं हमारा 8th क्वेश्चन में कर रहा हूँ V∼I। क्वेश्चन दिया है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो आपको पहले तो x माइनस 2 a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको करोगे, फिर पहले आपको करना है एक्सपांशन। क्या करना है आपको, पहले एक्सपांशन करना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। आप यहीं से ही देख के बताओगे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर x का है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट x का 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नो लिख के चले जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे भी a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो मे भी क्यूब वाला पावर वाला टर्म्स कट सकते हैं, ठीक है, कैंसिल हो सकते हैं आपस में। तो आपको एक बार एक्सपांड करके चेक कर देना है। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो पहले मैंने लिख लिया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एज इट इज। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 3a कितना है 3 होता है 3ab इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसको फिर फर्दर एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 पहले 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो 3 टू जा तो 6 होता है, तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6 टू जा 12 माइनस 12x, ऐसे हो गया। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है। तो अब करते हैं इसको एक्सपांड। देखो यहाँ पे एक्स क्यू, यहाँ पे एक्स क्यू कैंसिल हो गए, बोला था कैंसिल हो भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये मतलब सिर्फ पावर 2 में बच गया है। तो अब देखो माइनस 4x स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखो, यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस x है, इधर क्या पे देखो इधर माइनस 12x है, उस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस 12x, यहाँ पे प्लस 1 है, इधर देखो माइनस 8 है, उस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल्स टू इधर 0 बच गया।
ठीक है, क्योंकि सारे चीज इस तरफ ले आए सारे टर्म्स, तो इधर 0 बचेगा RHS में। फिर यहाँ पे -4x² में से 6x² हटाएंगे तो ये बचेगा 2x² माइनस का 12 -6x प्लस 12x ये हो जाएगा प्लस 11x 8 और 1 मिलकर मिल जाएंगे 9 इज इक्वल टू 0। देख रहे हो ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, हाँ है, इज इक्वल टू 0, पावर भी दो ही है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे पार्ट 1 का आखिरी सवाल के ऊपर। मैं ये कर रहा हूँ 6th वन। ठीक है, vi वाला बीट। तो यहाँ पे होगा x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको आप पहले क्या करोगे, एक्सपांड करो। x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू x इंटू 2, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू x² प्लस 4 माइनस 2 टू 4x। ठीक है, तो यहाँ पे अभी x² यहाँ पे तो पहले कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बच गए 3x, इस तरफ है -4x, इस तरफ आके क्या हो जाएंगे 3x प्लस 4x 7x हो जाएंगे, इधर +1 इस तरफ +4 इस तरफ आके माइनस हो जाएंगे, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा -3 0। तो यहाँ पे सिर्फ x का टर्म्स में बचा, यानी ax² वाला टर्म गायब हो गया, इसलिए bx प्लस c के टर्म में आया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, ये एक लीनियर इक्वेशन है, देयरफॉर नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्रॉस। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बाकी के जो 4 बिट है पार्ट 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 1 मिनट में बस बोर्ड मिटा दूं। हाँ, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, मतलब लास्ट क्वेश्चन मतलब इसमें भी 4-5 पार्ट्स है सर, मैं 3 पार्ट करूंगा, बाकी के 1-2 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसको आपको क्या दिया है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उनको बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। सॉरी, तो यहाँ पे आप थोड़ा सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, आज त्योहार का दिन है तो हमारा जाना आना लगा रहता है, इसलिए थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे हैं सब लोग बीच में आके, कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, आपको उसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देना है, फिर छोड़ देना है। ठीक है, तो आपको लग रहा है वर्ड प्रॉब्लम जो है इस चैप्टर के काफी हार्ड हैं, तो बेसिकली एक बात बता दूं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना लीनियर इक्वेशन के और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सबसे इजीएस्ट चीज होता है। ठीक है, बहुत इजी चीजें होते हैं, आपको बस वो इंग्लिश को पढ़ के समझना चाहिए। आप इंग्लिश में, जानता हूँ आप इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे हैं, आप इंग्लिश समझ पा रहे हैं, लेकिन आप ना इसको देख के डर जाते हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर करा दूंगा आज। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेसिकली हमें वर्ड प्रॉब्लम बस फॉर्म करना है। ठीक है, एक बार आप वर्ड प्रॉब्लम को मतलब इक्वेशन को फॉर्म कर दोगे, फिर आपके लिए सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको सॉल्व करना था, लेकिन इक्वेशन फॉर्म करने में ही आपको आती है दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन। ठीक है, चलिए इस बार पक्का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेसिकली आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो आपको बेसिकली सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको बस इक्वेशन को फॉर्म करने में, चाहे वो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर हो, आपको इक्वेशन फॉर्म करने तक का ही आपका क्वेश्चन है, बाकी उसके बाद तो हलवा है, आप ऐसे करके ऐसे चुटकी मार के सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये ग्लव्स तो ना इसलिए चुटकी अच्छे से बज नहीं आ रही, वरना मैं बहुत जोर से बजा सकता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो अब क्या बोल रहा था मैं, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, we need to find length and breadth। तो आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको थोड़ा, इतने पढ़ोगे थोड़ा सा समझ आएगा, तो आप बेसिकली थोड़ा पढ़ो थोड़ा समझो, इतना ही। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको अप्रोच करता हूँ। तो पहले आपको ना एक फुल स्टॉप तक आपको पढ़ना है,
द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी रेक्टेंगुलर जगह है, रेक्टेंगल के फॉर्म में एक जगह है कोई सा भी, जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। कितना है? 528, 528 मीटर स्क्वायर एरिया है उसका, वो रेक्टेंगल के शेप में है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक हमने क्या समझा, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने समझा कोई भी एक ऐसे रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है, ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर जगह है, रेक्टेंगल का कुछ लेंथ होगा और कुछ ब्रेथ होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, सॉरी रेक्टेंगल प्लॉट है, उसका एरिया यानी बाउंड्री के अंदर जो रीजन है, एरिया है रेक्टेंगल का, सॉरी जगह का, तो एरिया हमें दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, क्या है? गिवन। ठीक है, फिर बोल रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, कितना, यानी इसको क्या करते हैं, लेंथ को a मान लेते हैं, ब्रेथ को b मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, यानी जो रेक्टेंगल लैंड है यहाँ पे हमारा जगह, उसका जो लेंथ है वो क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, यानी इसके जो ब्रेथ है b के दुगना से 1 मीटर ज्यादा है। क्या है ज्यादा? रेक्टेंगल का लेंथ, यानी ये जो लेंथ है ये b से, यानी ब्रेथ, यानी ये जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर जगह है, तो इसके ब्रेथ से, ब्रेथ का ट्वाइस, ठीक है, यानी 2b, ब्रेथ के दुगने से 1 मीटर ज्यादा है। क्या है ज्यादा है? लेंथ ज्यादा है। लेंथ का क्या वैल्यू है? ब्रेथ से दुगना ज्यादा, ब्रेथ से क्या है 1 मीटर मोर, यानी लेंथ का वैल्यू कितना दिया है हमें? 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के दुगने से 1 मीटर ज्यादा है। क्या है? लेंथ। ठीक है, लेंथ में दे दिया, तो ये है बी। तो अब हम क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। आप एल और बी के टर्म्स पे ले जाओगे तो दो वेरिएबल हो जाएंगे, तो आपको ये लीनियर इक्वेशन मतलब के टाइप का हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हो, तो आपको एक ही वेरिएबल के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे इक्वेशन को सॉल्व, लेट द ब्रेथ बी x मीटर्स। ठीक है, x मान लो, ब्रेथ को हमने क्या मान लिया? x। क्या माना? x। तो इसी हिसाब से लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेंथ हमें पता है 1 + 2b, यानी ट्वाइस, ब्रेथ का दुगना से 1 मीटर ज्यादा है लेंथ, तो 1 + 2, ब्रेथ कितना माना है हमने? x, तो 1 + 2x हो गया लेंथ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें पता है एरिया का, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया हमें कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको यूनिट, मतलब यूनिट नहीं लिखना है। ठीक है, एरिया हमें दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना है? आप अगर यहाँ पे फिर l इंटू बी कर दोगे, 1 + 2b इंटू बी करोगे, यहाँ पे भी ऐसे भी चल सकता है। ठीक है, वरना हमने x के टर्म्स में लिया है तो x के टर्म्स में ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ का वैल्यू कितना है? 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, तो ब्रेथ को हमने लिया x, तो पहले तो ब्रेथ की जगह लिख लेंगे हम x, लिख लिया। लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे? लेंथ की जगह पे लिखेंगे 1 + 2b, 1 + 2x, लिख लिया। फिर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 528 = 1 × x, ये हो जाएगा x प्लस 2x × x, ये हो जाएगा 2x²। तो आप कुछ नहीं करना, बस इसको एक साइड में ले आना है, तो आपको इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो आप प्लस में रखो। ठीक है, तो LHS में 0 ले लो, 2x² प्लस x माइनस 528, यानी 528 इधर प्लस था, LHS में RHS में गया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो देखो ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये फॉर्म आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया। ठीक है, इतना तक क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या दिया था, इतना बड़ा सेंटेंस लिखा था, लेकिन आपको बस छोटा सा आपको इक्वेशन निकालना है। क्या दिया है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था जिसका एरिया था 528 मीटर। ठीक है, और उसका लेंथ कितना था? ब्रेथ के दुगने से 1 मीटर ज्यादा। अगर मैं ब्रेथ को x मान लिया तो लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा? ब्रेथ का दुगना यानी 2x से 1 ज्यादा, यानी 1 + 2x हो गया। फिर हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ 1 + 2x, ब्रेथ x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2x², और एरिया हमें दिया है 528, तो ये हो गया x 2x² प्लस x, 528 इधर है, उधर के माइनस हो जाएगा, तो इधर एक 0, कुछ इधर रहा नहीं तो 0 है, तो फिर ये फाइनल फॉर्म आ गया ax² + bx + c = 0, ये फॉर्म है।
आप बोलोगे आपने तो ऐसे लिखा था कि आरएसएस में 0 होगा। नहीं भाई, आरएसएस में 0 है, एलएचएस में 0 चलेगा। अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊंगा, 0 को उस तरफ ले आऊंगा, इस प्रॉब्लम में नहीं होगा। ये 2x² + x - 528 एलएचएस में होगा, 0 उस तरफ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बस यहाँ पे साइन बदल जाएंगे, -2x² - x + 528 = 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो आपको ऐसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना है, थोड़ा सा ड्रॉ करना है, गिवन क्या लिखा होगा, फिर आपको मतलब क्या इक्वेशन मिल जाएगा, फिर आप इक्वेशन सॉल्व करो। हाँ, यहाँ पे अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो फिर ये लेंथ और ब्रेड्थ हमें यहाँ से ही मिल जाएंगे, लेकिन हमें सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व हम करेंगे 4.2 4.3 एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करना हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बताया कि सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर लिया, तो यहीं तक बात खत्म। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सेकंड डबल आई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integers is 306. Find the integers. Product of 2 consecutive integers is 306. पहली बात तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स तो आपको पता है -1 +1 0 2 3 99 -400 इंटीजर्स बोलते हैं इस नंबर्स को। ठीक है, जो नंबर्स को। तो यहाँ पे दिया कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, जो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के जो प्रोडक्ट है, यानी आपस में दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट कितना होगा? 306 होगा। तो वो कंसेक्यूटिव, इसी को बस आपको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो पहली बात तो कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब कैसे, आप कंसेक्यूटिव का मतलब आपको मैं समझा दूं। ठीक है, अगर मान के चलो मेरे पास 1 एक इंटीजर है, हाँ है, इसका कंसेक्यूटिव इंटीजर यानी उसके बाद वाला इंटीजर यानी +1 होगा। तो 1 के बाद वाला इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? 2। अगर मेरे पास -4 है तो इसका कंसेक्यूटिव इंटीजर कितना होगा? +1 करेंगे इसमें, तो +1 करेंगे तो ये हो जाएगा -3। अगर मेरे पास 9/4 है एक इंटीजर, ठीक है, तो मेरे पास मान लो कोई नंबर है 9/4, ठीक है, इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा? यानी उसमें करेंगे +1 ऐड, तो ये क्या हो जाएगा? 4 लेंगे तो 9 + 4/4 यानी 13/4 होगा इसका कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो बेसिकली कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? वो नंबर से एक ज्यादा। यानी अगर मैं अल्फा एक इंटीजर मान लिया तो उसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा? अल्फा +1। अगर मैं एक इंटीजर को माना थीटा तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा? थीटा +1। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि एक ज्यादा, वो जो इंटीजर आपने लिया पहला इंटीजर, उससे एक ज्यादा को बोलते हैं, वो दोनों आपस में कंसेक्यूटिव हो जाएगा। यानी 1 और 2 कंसेक्यूटिव है, अल्फा +1 कंसेक्यूटिव है, -4 -3 यानी उसमें एक ऐड कर दोगे वो पहले वाले इंटीजर में, तो उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर बाद वाला इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 consecutive पॉजिटिव। यहाँ पे आपने मतलब क्या दिया है? कंडीशन क्या दिया है? इंटीजर जो हम लेंगे वो प्लस में लेंगे। ठीक है, प्लस में लेंगे, यानी -4 माइनस वाले टर्म्स नहीं लेंगे, यानी 0 या 0 से बड़ा वाला मतलब नंबर्स लेंगे। ठीक है, प्लस में लेंगे। तो अब क्या यहाँ पे आप क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, आपको क्या करना है? बस आपको ये इंटीजर्स का फाइंड द इंटीजर्स, पता नहीं शायद फाइंड द इंटीजर्स अगर लिखा है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, रिप्रेजेंट करेंगे फिर फाइंड भी कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ, तो पहली बात तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं? लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। तो पहले इंटीजर को हमने मान लिया x, पॉजिटिव, जो पहला पॉजिटिव इंटीजर को मान लिया हमने x। तो उसका सेकंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर हमारा हो जाएगा, सो द कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर हमारा हो जाएगा, कॉन्सेक्यूटिव i हो जाएगा x + 1। ठीक है, क्योंकि x ज्यादा होता है कॉन्सेक्यूटिव का मतलब दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, x और x + 1। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x + 1 मल्टीप्लाइड विद x, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें देगा 306। क्या आएगा? 306। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो अब हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। अब रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो x × x² हो गया, x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया +x, यहाँ पे = 306।
इसको आप थोड़ा सा जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्मूला में है, तो एक्स स्क्वायर तो हमारा है प्लस बी एक्स तो है हमारा एक्स, बस यहाँ पे सी चाहिए, सी यहाँ पे है तो इसको इस तरफ ले आओ, माइनस 306 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, इज इक्वल टू जीरो। आ गया फॉर्म में? हाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड नहीं करना है एक्स का वैल्यू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करने दिया गया है एक्सरसाइज 1, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हमने लिया x और x प्लस 1, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट किया तो 306 हो गया, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाए तो यहीं तक हमारा आंसर है। तो आपको बस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी में लिखना है, फिर आप ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो, इजी है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, तीसरे और आखिरी क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन बच गए होंगे या एक्सरसाइज 4.1 के, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आखिरी क्वेश्चन हमारे क्या है? रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their ages is 3 years from now will be 360 years, find Rohan's percentage, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है रोहन का मदर का जो एज है, पहले तो मान लो आर, आर मतलब रोहन का एज, एम, एम का मतलब है मदर का एज, ठीक है। यानी रोहन और उसकी मम्मी, एम लिख लिया मैंने, आर फॉर रोहन, एम फॉर मदर, मम्मी, ठीक है। तो रोहन का जो मदर का एज है 26 year older, रोहन मदर इज 26 year older than him, the product of their ages is 3 years from now will be 360 years, find the रोहन से। तो हमें बेसिकली रोहन का एज भी नहीं दिया, उसकी मम्मी का एज भी नहीं दिया, हमें बस ये बताया है पहले लाइन में कि रोहन की मम्मी का एज रोहन से 26 ईयर ज्यादा है, यानी रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। और उनका जो एज का प्रोडक्ट हम लेंगे रोहन का और रोहन का मम्मी का 3 साल बाद, वो क्या होगा 360, ठीक है। तो अभी रोहन का एज फाइंड करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें रोहन का प्रेजेंट एज, हमें प्रेजेंट एज को लेना। अभी पहले केस में हम लेंगे प्रेजेंट एजेस, तो पहले केस में क्या लेंगे? प्रेजेंट एज। लेट मतलब रोहन का प्रेजेंट एज को मान के चलो, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x, ठीक है। यहाँ पे दिया है रोहन्स मदर इज 26 years older than him, अगर रोहन का प्रेजेंट एज x है और उसकी मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, यानी मम्मी का एज कितना हो जाएगा प्रेजेंट में? x + 26, ठीक है। अगर मेरी मम्मी मेरे से 20 साल यानी 20 इयर्स बड़ी है और मेरा एज अगर 19 है, तो मेरी मम्मी का एज कितना होगा? 39 होगा, ठीक है। अगर मेरा एज 2 है और मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है, सॉरी 4 साल बड़ा है, तो मेरा भाई का एज कितना होगा? मेरा 2 है, मेरा भाई का, मैं देखो मेरा एज है, मेरा एज आपको पता नहीं, ठीक है। बेसिकली अभी मान के ये चलो मेरी मम्मी का एज 20 साल है, कितना है? 20 साल है। मेरी मम्मी का एज 20 साल नहीं है, मेरे से 20 साल बड़ी है मेरी मम्मी, ठीक है। यानी अगर मेरा एज x है तो मेरी मम्मी का एज कितना होगा? x + 20, ठीक है। सिर्फ मैं और एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ फिलहाल। देखो अगर आपका एज 10 साल है, अरे मैं बार बार आपका एज क्यों बताता हूँ, छोड़ो। अगर आप यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि आपकी मम्मी आपसे 15 साल बड़ी है, कितना साल बड़ी है? 15 साल। योर मदर इज 15 years older than you। अगर आपका एज 2 साल है और आपकी मम्मी आपसे 15 साल बड़ी है, तो आपका मदर का एज कितना होगा? 17 होगा, ठीक है। अगर आपका एज 20 है और आपके मदर आपसे 15 साल बड़ी है, तो आपकी मदर का एज कितना होगा? 35 होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ किया है, रोहन का मदर जो है वो उससे 26 साल बड़ी है। अगर मैं रोहन का प्रेजेंट एज को x मान लूं, तो रोहन की मम्मी का एज कितना हो जाएगा? x + 26 years। क्लियर इतना तक बात है, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो हमने लिया, ये लिया हमने करंट एजेस। क्या लिया? करंट एज। करंट एज यानी प्रेजेंट एज जो है अभी, करंट एज, ठीक है। ये लिया केस 1 में हमने देख लिया करंट एज में रोहन का एज अगर x इयर्स है तो उसकी मम्मी की एज x + 26 years होगी, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है। फिर क्या दिया? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों के एज का प्रोडक्ट, यानी रोहन का एज को अगर उसके मम्मी की एज के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या क्या कह रहा था? रोहन का प्रेजेंट एज को हमने मान लिया है x, रोहन की मम्मी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? x + 26, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है रोहन की मम्मी रोहन से 26 years बड़ी है, ठीक है। तो ये है करंट एज यानी प्रेजेंट एज, ठीक है। फिर दिया है 3 साल बाद जब रोहन का एज को उसकी मम्मी के एज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट निकलेगा 360 years। तो फाइंड रोहन एज, ठीक है। तो अब क्या करना है? 3 साल बाद, 3 साल बाद यानी तो आफ्टर 3 years हमें
प्रोडक्ट कब करना है? आफ्टर 3 इयर्स, यानी 3 साल बाद हमें प्रोडक्ट करना है। तो आफ्टर 3 इयर्स कितना हो जाएगा? तो पहले आप आफ्टर 3 इयर्स रोहन का एज कितना हो जाएगा और उसकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा, पहले ये देख लो फिर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर 3 इयर्स मतलब आप क्या करोगे, अगर मेरा एज 2 साल है तो 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स तो मेरा एज कितना होगा? 2 into 3 कर दोगे आप, यहीं पे कर दोगे गलती। 2 into 3 नहीं करना है आपको, 2 में ऐड करना है 3। आफ्टर 3 इयर्स यानी प्लस होगा, बिफोर 3 इयर्स यानी माइनस होगा। बिफोर वर्ड अगर एज के क्वेश्चन में आए तो उसका मतलब है माइनस, आफ्टर आए तो प्लस, हेंस आए तो प्लस, पास्ट में आए तो माइनस, ठीक है। पास्ट बिफोर माइनस में होगा, हेंस और आफ्टर प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आफ्टर 3 इयर्स अगर रोहन का प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। अगर सिंपल ही है ना, अगर मेरा एज 19 है तो 1 साल बाद मेरा एज कितना होगा? 20 हो जाएगा। 2 साल बाद मेरा एज कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 3 साल बाद मेरा एज कितना होगा? 22 साल हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर रोहन का प्रेजेंट एज x इयर्स है तो उसके मम्मी, ठीक है, तो 3 साल बाद उसका एज कितना होगा? x + 3 इयर्स हो जाएगा। अगर रोहन की मम्मी का प्रेजेंट एज x + 26 इयर्स है तो 3 साल बाद रोहन की मम्मी का एज कितना हो जाएगा? 3 से 8 हो जाएगा, यानी x + 29 इयर्स हो जाएंगे। क्लियर कितना तक? 3 साल बाद क्या होंगे? उनके प्रेजेंट एज में 3 साल बढ़ चुके होंगे। अगर रोहन की प्रेजेंट एज था x इयर्स, रोहन के एज का प्रेजेंट एज x इयर्स, 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। अगर मम्मी का एज था x + 26 इयर्स तो उसके 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x + 29 हो जाएगा, क्योंकि 26 + 3 29 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो एज हो जाएगा मतलब का कितना? x + 29, क्योंकि x + 26 का प्रेजेंट एज 3 साल ऐड करेंगे तो x + 29 हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स का। फिर आफ्टर 3 इयर्स का एज हमें मिल गया, तो फिर ये 3 इयर्स के बाद वाले एज को हमें प्रोडक्ट करना है, यानी r डैश और r m डैश, ठीक है। रोहन का मदर का जो प्रेजेंट 3 साल बाद का एज उसको r डैश मान लेंगे, मदर का एज को मान लेंगे m डैश। तो फिर इनका जो प्रोडक्ट है यानी r डैश into m डैश, ये हमें देगा 360 इयर्स, ठीक है। ठीक है, तो रोहन का मदर का मतलब 3 साल बाद वाला एज और रोहन का 3 साल बाद वाला एज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 360 इयर्स। तो यहाँ पे कर देते हैं मिटा के इसको। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर इन दोनों मतलब 3 साल बाद वाले एजेस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट आएगा 360, यानी रोहन का प्रेजेंट 3 साल बाद वाला एज कितना है? x + 3, मदर का एज 3 साल बाद कितना होगा? x + 29। तो फिर इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई किया आपस में तो ये हमें कितना दिया? 360 इयर्स। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खोल देना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप खोलोगे तो कैसा होगा? तो x × x, पहले तो x × x x² हो जाएगा, x × 29 + 29x हो जाएगा, 3 × x 3x हो जाएगा, प्लस में 3x प्लस 3 × 29 कितना हो जाएगा? 3 7 7 3 6 2 8 87 इज इक्वल टू 360। आपको फिर ब्रैकेट खोल देने के बाद आपको यही करना है, ठीक है। तो x² प्लस 29 और 3x मिलके कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87, इस तरफ 360 इस तरफ के -360 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना? x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 यानी 273, ठीक है। तो ये हो गया 87 माइनस 360 273 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया? x² प्लस 32x प्लस 273 इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसमें से आपको निकालना है रोहन का एज और प्रेजेंट एज और मदर का प्रेजेंट एज, इसमें से निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट करने को दिया गया है, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रियली वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बहुत सारे इंटरप्शन आज हुए बीच में, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, आपको थियरी मतलब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे मतलब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व तो नहीं करना है, यहाँ पे बस इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो 1-2 क्वेश्चन बच गया वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आप होमवर्क में सिर्फ उतना क्वेश्चन नहीं करना जितना मैं आपके लिए छोड़ दिया, आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, ठीक है, बाय।